Hello everyone, a warm good morning to all of you once again, and this is Rehavam, and you all are welcome to online classes for political science. And yesterday we just looked into the arenas of Cold War और शीत युद्ध के दायरे को हमने कल अध्ययन किया और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं चैलेंज टू बाइपोलरिटी। बाइपोलरिटी मतलब टू सुपर पावर्स, क्योंकि विश्व में दो महाशक्ति आ गए, यूएसएसआर और यूएसए, और इनके लिए चुनौती। इस टॉपिक में विशेष करके हम यही पढ़ेंगे कि इनके लिए क्या चुनौती रही, और चुनौती वो है एनएएम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। और हम इसको डिटेल में जैसे रीड करेंगे और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ द कोल्ड वॉर इंटेंडेड टू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू टू राइवल अलायंसेस, और हमने अध्ययन कर लिया है कि शीत युद्ध के दौरान कैसे पूरी दुनिया दो गठबंधन में विभाजित हो गया है, यूएसएसआर और यूएसए, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न अलायंस। Now it was in this context that non-alignment offered the newly decolonized countries of Asia, Africa and Latin America a third option not to join either alliance। और इस समय में दो पावर ब्लॉक्स है पूरी दुनिया में, यूएसएसआर का है ईस्टर्न अलायंस और यूएसए का है वेस्टर्न अलायंस। तो इस समय में एनएएम इनको ऑफर करता है, जो नए नए देश विशेष करके इस समय आज़ाद हुए हैं, एशिया के, अफ्रीका के और लैटिन अमेरिका के, और इनके पास तीसरा ऑप्शन ये है, विकल्प ये है कि वो दोनों में नहीं ज्वाइन होके वो एनएएम के साथ आ सकते हैं। तो ये विकल्प उनके लिए आ गया। द रूट्स ऑफ एनएएम वेंट बैक टू द फ्रेंडशिप बिटवीन थ्री लीडर्स, और इसके जो जड़ है, जहाँ पर शुरुआत हुई नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, वो तीन दोस्तों के बीच, विशेष करके जो तीनों लीडर्स हैं, युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो और इंडिया के जवाहरलाल नेहरू एंड इजिप्ट के गमाल अब्देल नासिर, और तीनों के बीच में बातचीत हुई और पहली मीटिंग इनके बीच में हुआ, हु हेल्ड ए मीटिंग इन 1956। तो 1956 में इन तीनों के बीच एक मीटिंग हुई, और इसके साथ इन्होंने दो और मेंबर को ले लिया, इंडोनेशियास सुकर्नो एंड घानास वामे एंड क्रूमा, स्ट्रांगली सपोर्टेड देम। और ये तीनों को, इंडोनेशिया के सुकर्नो और वामे एंड क्रूमा जो घाना के हैं, और इन दोनों ने भी सपोर्ट किया। तो टोटल मिला के ये हो गया, दीज 5 लीडर्स केम टू बी नोन एज द 5 फाउंडर्स ऑफ एनएएम, और इनको एनएएम का संस्थापक कहा जाता है। 5 मेंबर्स, जोसेफ ब्रोज टिटो, जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्देल नासिर और सुकर्नो एंड घाना का वामे एंड क्रूमा, 5 मेंबर्स। द फर्स्ट नॉन अलाइंड समिट वॉज हेल्ड इन बेलग्रेड इन 1961, और पहली जो मीटिंग हुई इनके, और वो हुआ 1961 में, वो बेलग्रेड में हुआ। एंड दिस वाज द कुलमिनेशन ऑफ एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, और ये विशेष करके 3 बातों का परिणाम था। क्या क्या था वो तीनों? पहले हम देखते हैं कोऑपरेशन अमंग दीज 5 कंट्रीज, और ये पांचों देशों के बीच सहयोग होगा। ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशंस एंड इट्स वाइडनिंग एरिनास, और दूसरा जो विषय था वो, और ये शीत युद्ध की बढ़ती हुई जो टेंशन थे, और साथ ही साथ इनके जो दायरा बढ़ता जा रहा था, एरिना जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा था, ज़्यादा अलग अलग क्षेत्रों में फैल रहा था। एंड द ड्रामेटिक एंट्री ऑफ मैनी न्यूली डीकोलोनाइज अफ्रीकन कंट्रीज इनटू द इंटरनेशनल एरिना, और बहुत सारे जो नए नए अफ्रीका के देश आज़ाद होकर, जो पहले कॉलोनियल रूल में होते थे, और वो लोग आज़ाद होकर अभी नए नए दुनिया में आ रहे थे। एंड बाय 1960 और 1960 तक देयर वेर 16 न्यू अफ्रीकन मेंबर्स इन द यूनियन, और यूनाइटेड नेशंस में करीब 16 नए अफ्रीका के कंट्री 1960 तक जुड़ गए थे। नाउ द फर्स्ट समिट वाज अटेंडेड बाय 25 मेंबर स्टेट्स, और पहली जो मीटिंग हुई, पहला जो कॉन्फ्रेंस हुआ, और उसमें करीब 25 मेंबर आए थे, 25 अलग अलग राष्ट्रों के मेंबर आए थे। ओवर द ईयर्स, और जैसे साल बीतता गया, द मेंबरशिप ऑफ एनएएम हैज़ एक्सपेंडेड, और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो मेंबरशिप सदस्यता है वो बढ़ती गई। एंड द लेटेस्ट मीटिंग, द 17th समिट वॉज हेल्ड इन वेनेजुएला इन 2016, और वह 2016 में
उसकी 17वीं जो मीटिंग हुई, 17th नंबर का जो मीटिंग हुई 2016 में, इट इंक्लूडेड 120 मेंबर, और इसमें 120 सदस्य यानी कि 120 राष्ट्र आए, एंड 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज, और उसमें से 17 ऐसे कंट्रीज है जो ऑब्जर्वर्स रहे। तो ये एनएएम दोनों सुपर पावर के लिए एक चुनौती है, क्योंकि नए नए जो देश स्वतंत्र हो रहे थे उस टाइम, और अभी तक 2016 तक दिया गया ये, और 2016 तक जो नए नए कंट्रीज़ जो डिकोलोनाइज्ड हो रहे थे वो लोग उन दोनों पावर ब्लॉक के साथ नहीं मिलके एनएम के साथ आ रहे थे। अगर उनके साथ नहीं जुड़ेंगे तो उनकी ताकत नहीं बढ़ेगी, मिलिट्री पावर नहीं मिलेगा उनको, इकोनॉमिक पावर नहीं मिलेगा, टेरिटरी नहीं मिलेगा। तो ये सारे बातों के लिए उनके लिए एक चुनौती था वो, क्योंकि ये एनएम में आके जुड़ रहे थे। Now, as non-alignment grew into a popular international movement, countries of various different political systems and interests joined it. और जैसे ये तीसरा विकल्प के तौर पे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पूरे अंतर्राष्ट्र में क्या हो रहा था, फैल रहा था, और अलग अलग प्रकार के राजनीतिक व्यवस्थाएं और इसमें और अलग अलग ग्रुप यहाँ पे ज्वाइन हो रहे थे, देश अलग अलग देश इसमें ज्वाइन हो रहे थे, इसके साथ जुड़ रहे थे। This made the movement less homogeneous and also made it more difficult to define in very neat and precise terms. और जैसे अलग अलग देश, अलग अलग संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं यहाँ जुड़ रहे थे और इनको परिभाषित करना बहुत मुश्किल हो गया था कि ये क्या है, व्हाट इज़ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, क्या है ये, मुश्किल हो गया था। व्हाट डिड इट रियली स्टैंड फॉर, और ये क्यों है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्यों है, क्या है। Increasingly, NM was easier to define in terms of what it was not. तो NM क्या नहीं है ये बताना ज़्यादा आसान होगा, कि NM क्या है वो बताना मुश्किल है। It was not about being a member of an alliance. तो ये क्या नहीं है, ये वो संस्था है, वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो USSR और USA के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, तो ये वो नहीं है। तो क्या है ये बताना थोड़ा मुश्किल होता है। Now, the policy of staying away from alliances should not be considered isolationism or neutrality. तो इनकी पॉलिसी क्या है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, कि दोनों जो सुपर पावर है उनमें किसी के साथ भी नहीं जुड़ना है। लेकिन किसी के साथ भी नहीं जुड़ना है इसका मतलब अपने आप को आइसोलेट करना, अलग करना, बिल्कुल पूरी दुनिया की जो अफेयर्स है उससे अलग कर देना। और न्यूट्रलिटी मतलब लड़ाई में शामिल नहीं होगा, कोई लड़ाई हो तो भी कोई लेना देना नहीं, ऐसी बात नहीं, हम इसको ऐसा नहीं कह सकते। एनएम ना तो आइसोलेशनिज्म है और ना तो न्यूट्रलिटी है। नॉन अलाइनमेंट इज नॉट आइसोलेशनिज्म, सिंस आइसोलेशनिज्म मीन्स रिमेनिंग अलूफ फ्रॉम वर्ल्ड अफेयर्स। तो आइसोलेशनिज्म क्या होता है, दुनिया में जो चल रही है, दुनिया में जो भी हो रहा है उससे अपने आप को दूर रखना, वो होता है आइसोलेशनिज्म। लेकिन एनएम ऐसा नहीं थे। अगर कोई देश मुश्किल में होते हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो उनको छुड़ाते थे, उनके बीच में समझौता करते थे वो लोग। तो एनएम हालांकि तीसरा विकल्प जरूर था, दो इट वाज द थर्ड ऑप्शन फॉर द डीकोलोनाइज स्टेट्स और द कंट्रीज, बट इट वाज नॉट एन आइसोलेशनिज्म। क्यों? क्योंकि ये देशों को मदद भी करते थे। आगे हम पढ़ें, आइसोलेशनिज्म सम्स अप द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द यूएस फ्रॉम द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1787 अप टू द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आइसोलेशनिज्म किसे कहते हैं? दुनिया के अफेयर्स से बिल्कुल अपने आप को दूर रखना किसे कहते हैं, उसका एक ही उदाहरण दिया गया है इसमें। जैसे यूएसए में जब से स्वतंत्रता की लड़ाई चली 1787 में, तब से लेकर पहला विश्व युद्ध तक, पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में। तो 1914 तक यूएसए ने अपने आप को दूर रखा था, दुनिया की कोई भी अफेयर्स, कोई भी विषय पर अपने आप को वो इन्वॉल्व नहीं करते थे, इसको कहते हैं आइसोलेशनिज्म। लेकिन एनएम was not an isolationism. So in comparison, the non-aligned countries including India played an active role in mediating between the two rival alliances in the cause of peace and stability. तो एनएम को हम आइसोलेशनिज्म नहीं कह सकते, क्योंकि इंडिया बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाई है। कैसे? दो देशों के बीच जब दुश्मनी होती है, जब लड़ाई होती है, उन दोनों के बीच में शांति और स्थिरता बरकरार रखने के लिए इंडिया ने काफ़ी कोशिश भी किया है। जैसे their strength was based on their unity and their resolve to remain non-aligned despite the attempt by the two superpowers to bring them into their
अलायंसेस। दोनों महाशक्तियों की जो कोशिश क्या है कि ज़्यादातर देशों को वो लोग अपने साथ जुड़ते रहें, लेकिन ये कोशिशों के बावजूद नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या कोशिश करते हैं कि कोई भी देश इन दोनों के साथ नहीं जुड़े। तो ये कोशिश जारी रहा और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट दो देशों को समझौते के लिए लेके आए। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इज नॉट एन आइसोलेशनिज्म नॉर इट इज ए न्यूट्रलिटी। जैसे अगला पैराग्राफ में यहाँ पढ़ते हैं, नॉन अलाइनमेंट इज ऑल्सो नॉट न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी मतलब न्यूट्रलिटी रेफर्स प्रिंसिपली टू ए पॉलिसी ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ वॉर। न्यूट्रलिटी मतलब अगर लड़ाई चल रही है दुनिया में तो लड़ाई में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना, लड़ाई से दूर रहना, ये होता है न्यूट्रलिटी के मतलब। नाउ स्टेट्स प्रैक्टिसिंग न्यूट्रलिटी आर नॉट रिक्वायर्ड टू हेल्प एंड ए वॉर। और जो स्टेट्स न्यूट्रलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग लड़ाई में अपने आप को शामिल भी नहीं करेंगे और लड़ाई खत्म होने के लिए मदद भी नहीं करेंगे। लेकिन एनएम ऐसे नहीं थे बिल्कुल। They do not get involved in wars and do not take any position on the appropriateness or morality of a war. तो न्यूट्रलिटी मतलब क्या होता है, ना तो लड़ाई में शामिल होंगे, ना लड़ाई को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और ना तो वो लोग कोई पोजीशन लेंगे, बल्कि अपने आप को दूर रखेंगे। इसको कहते हैं न्यूट्रलिटी। बट नॉन अलाइंड स्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया वर एक्चुअली इन्वॉल्व इन वॉर्स फॉर वेरियस रीजन्स। लेकिन हम देखते हैं इंडिया ये शीतकाल के जो पीरियड है 1945 टू 1991 तक इंडिया बहुत सारे लड़ाई में शामिल हुए और इंडिया भी एक की मेंबर है एनएम की। इसका मतलब इंडिया न्यूट्रलिटी में नहीं थे, वो लड़ाई में शामिल भी हुए, लड़ाई को रोकने की कोशिश भी किया। सो दे ऑल्सो वर्क टू प्रिवेंट वॉर बिटवीन अदर्स एंड ट्राई टू एंड वॉर्स दैट हैड ब्रोकन आउट। तो इंडिया बहुत सारे लड़ाई में शामिल भी हुए और बहुत सारे देशों के बीच में जो लड़ाई शुरू हुई उसको रोकने की भी कोशिश भी किया। तो आज हमने विशेष करके अध्ययन किया चैलेंज टू बाइपोलैरिटी। व्हाट इज द चैलेंज टू बाइपोलैरिटी? बाइपोलैरिटी मीन्स द टू सुपर पावर्स एंड देयर चैलेंज इज एनएम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। और हमने देखा उस चैलेंज में कि एनएम इज नॉट एन आइसोलेशनिज्म नॉर अ न्यूट्रलिटी, और ये न्यूट्रलिटी भी नहीं है और ना आइसोलेशनिज्म भी है, बल्कि ये लड़ाई में शामिल भी होते हैं और फिर लड़ाई को रुकाने की कोशिश भी वो करते हैं। लेकिन बस ये नहीं चाहते थे, उस समय की बात है कि वो दोनों सुपर पावर में देश किसी में भी नहीं जुड़े, उनसे उनको दूर रख के एक तीसरा ऑप्शन वो दे रहे थे इंटरनेशनल एरिना में। So only for this much today we have finished or covered this topic, challenge to bipolarity, and for the next session, till then all of you have a nice day and thank you.